क्लैप ऑसिलेटर जो है इसमें वेरिएशन होती हैं कॉलपिट्स की, ठीक है। द क्लैप oscillator is a variation of the call pits। इसके अंदर कॉल पिट्स की वेरिएशन है। द बेसिक डिफरेंस इज एन एडिशनल कैपेसिटर C3। इसके अंदर एक एडिशनल कैपेसिटर C3 लगा था। द बेसिक डिफरेंस is the additional capacitor C3, एक additional capacitor C3 in series with the inductor, in series with the inductor। इंडक्टर के साथ सीरीज में एक कैपेसिटर C3 एडिशनल लगा होता है इन द रेजोनेंट फीडबैक सर्किट, in the resonant feedback circuit। resonant feedback circuit में as shown in figure 1, जिसको कि फिगर 1 के अंदर शो किया गया। तो पहले ज़रा हम फिगर जो है उसको बना लेते हैं, फिर इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। तो जो बेसिक क्लैप ऑसिलेटर सर्किट है इसको देखें आप। ये देखें कि हमारे पास ये ट्रांजिस्टर है, ये इसकी बेस है, और यहाँ से ये कलेक्टर प्लस VCC, इसके साथ बैटरी लगी हुई है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस आ रही है और उसके बाद फिर एक रेजिस्टेंस आ रही है जिसको आपने ग्राउंड किया हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, और ये रेजिस्टेंस R3 है। यहाँ से ये जो NPN ट्रांजिस्टर है इसका एमिटर जो है इसके साथ भी रेजिस्टेंस है और ये ग्राउंडेड है। तो ये रेजिस्टेंस R4 लगी हुई है, इसके साथ यहाँ पर एक कैपेसिटर C4 लगा हुआ है और इसको भी आपने ग्राउंडेड जो है वो किया हुआ है। अब ये जो यहाँ से पॉइंट है इसके साथ इस जगह पर ये एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और इसके नीचे ये 2 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। इसको आपके C3, ये इंडक्टर L है, ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2, और ये सारा जो है इसको भी ग्राउंड किया गया, ठीक है जी। अब यहाँ से ये आउटपुट है, इसके आगे भी एक कैपेसिटर C5 लगा हुआ है और इधर ये V आउट आ रही है। इसको आप इसके साथ मिला दें। ठीक है जी। तो ये जो है सारा इसके अंदर, अब ये जो पोर्शन है ये वाला, ये जिसमें
2 कैपेसिटर इंडक्टर 3 कैपेसिटर 1 इंडक्टर लगा, ये फीडबैक है, ये फीडबैक सर्किट है। और ये फिगर 1 है, बेसिक क्लैप ऑसिलेटर सर्किट है। ठीक है जी, ये बेसिक ऑसिलेटर सर्किट है। तो अब आप देखें कि इस फिगर के अंदर कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेज हैं, R1, R2, R3, R4, 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं, C1, C2, C3, C4, C5, ट्रांजिस्टर है NPN, और फीडबैक सर्किट जो है वो नीचे बन रहा है जिसमें इंडक्टर और 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, और C3 कैपेसिटर जो है सीरीज़ में इंडक्टर के साथ लगा हुआ है। तो ये सारा जो है ये आपके पास सर्किट है, क्लैप सर्किट है। तो अब जो C3 है वो सीरीज में है विद C1 एंड C2। C3 इज इन सीरीज विद C1 एंड C2। आप देख सकते हैं यहाँ पर C1 और C2 C3 के साथ सीरीज के अंदर है। अराउंड द टैंक सर्किट, ये जो मैंने डॉटेड किया है ये आपका टैंक सर्किट है। तो जो टोटल कैपेसिटेंस है अब जो आपके पास टोटल कैपेसिटेंस है इस सर्किट की, ये जो टैंक सर्किट है जिसको डॉटेड किया हुआ है, तो इसकी टोटल कैपेसिटेंस CT आपके पास आ जाएगी 1/1 + C1 + 1/C3, और जो अप्रॉक्सीमेट फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन एंड द अप्रॉक्सीमेट फ्रिक्वेंसी ऑफ द oscillation is F is equal to 1/2 pi LCT, यानी कि इसमें CT की वैल्यू जो है वो आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास फ्रिक्वेंसी निकले। अच्छा, अब अगर C3 जो है वो मच स्मॉलर देन हो, if C3 is much smaller than C1 and C2, अगर C3 जो है वो स्मॉलर हो C1 और C2 से, then C3 almost तो फिर जो C3 है कंट्रोल द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, तो ये फिर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो है उसको कंट्रोल कर लेगी C3 कैपेसिटेंस जो है, अगर ये बहुत स्मॉल हो C1 और C2 के मुकाबले में। यानी कि आप कह सकते हैं कि F रेजोनेंस 1/2 pi LC3, यानी कि फिर आपको टोटल की ज़रूरत नहीं है, फिर वो LC3 के होगा। अगर
C3 जो है वो स्मॉलर है C1 और C2 से। तो C1 और C2 जो है बोथ आर कनेक्टेड टू ग्राउंड टू एट वन एंड। C1 और C2 जो है ये देखिए ये कनेक्टेड है ग्राउंड से। C1 एंड C2 बोथ आर कनेक्टेड टू ग्राउंड एट वन एंड। एक एंड के ऊपर आपने इन दोनों को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो अब जो जंक्शन कैपेसिटेंस है ट्रांजिस्टर की, नाउ द जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो अब जो जंक्शन कैपेसिटेंस है ट्रांजिस्टर की, और जो अदर स्ट्रे कैपेसिटेंसेस हैं जो दूसरी लगी हुई हैं, एंड द अदर स्ट्रे कैपेसिटेंसेस, और जो दूसरी C4 और C5 कैपेसिटेंसेस लगी हुई हैं, अपीयर इन पैरेलल विद C1 एंड C2। तो ये भी C1 और C2 के आपको पैरेलल नजर आएंगी टू ग्राउंड, टू द ग्राउंड। और यहां पर इनकी इफेक्टिव वैल्यूज जो हैं वो अल्टर होंगी, altering their effective values। तो अब जो C1 और C2 हैं वो बोथ आर कनेक्टेड टू ग्राउंड एट वन एंड। तो इसका मतलब है कि जो जंक्शन है कैपेसिटर, जो जंक्शन कैपेसिटेंस है ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड द अदर स्ट्रे कैपेसिटेंसेस अपीयर इन पैरेलल विद देयर इफेक्टिव वैल्यू। तो वो फिर पैरेलल में अपीयर होगी उनकी इफेक्टिव वैल्यूज के साथ। ये तो C1 और C2 की बात है। यहाँ पर C3 जो है इज नॉट इफेक्टेड। C3 जो है वो इफेक्टेड नहीं है। C3 इज नॉट अफेक्टेड। जो C3 है ये अफेक्टेड नहीं है, और ये प्रोवाइड करती है मोर एक्यूरेट एंड स्टेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। however provides more accurate and stable frequency of oscillation।
C3 जो है, जो C1 और C2 हैं ये तो पैरेलल अपीयर होती हैं इस C4 और C5 के, ठीक है, यहाँ से नज़र आ रहा है, ठीक है जी, इसके पैरेलल है। और जो लेकिन ये जो C3 है ये अफेक्टेड नहीं होती, और इसकी वजह से जो हमारे पास स्टेबल और एक्यूरेट फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो हासिल होती है, क्योंकि यही C3 जो है ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी में भी आ रही होती है। तो ये इस किस्म का ऑसिलेटर होता है, इसको आप क्लैप ऑसिलेटर जो है उसका नाम देते हैं, ठीक है जी। नाउ अब नेक्स्ट जो हमने चीज़ स्टडी करनी है वो हमने स्टडी करना है क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। लेकिन क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर्स को स्टडी करने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो है वो हम पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर्स जो है उनको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्रिस्टल कंट्रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये टॉपिक है छोटा सा, क्रिस्टल कंट्रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब हमें ये पता है कि जो ऑसिलेशंस हैं वो प्रोड्यूस होती हैं बाय द ऑसिलेटरी सर्किट्स, as we know that the oscillations are produced by the oscillatory circuits। ऑसिलेशंस जो हैं वो ऑसिलेटरी सर्किट से प्रोड्यूस होती हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है कि जो फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन होती है डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। हियर वी फेस ए प्रॉब्लम द फ्रिक्वेंसी of the oscillation does not remain constant। तो जो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन की है वो कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है जी। ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है क्योंकि ऑसिलेशन जो है ऑसिलेटरी सर्किट से, लेकिन इस फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रखना जो है वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अब ये जो है ये चेंज होती है, अब फ्रिक्वेंसी में कहाँ से चेंज होती है, इट चेंजेस बाय द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसमें चेंज आती है जो वेरिएशन है रजिस्टर की एंड इंडक्टेंस ड्यू टू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के अंदर जो वेरिएशन होती है उसकी वजह से रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो है उसके अंदर वेरिएशन आती है। हमें पता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है और टेम्परेचर के कम होने से कम होती है, ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो है इन दोनों में वेरिएशन आती है टेम्परेचर की वेरिएशन से। तो जब टेम्परेचर की वेरिएशन से इनमें वेरिएशन आएगी तो उसका मतलब है फिर फ्रिक्वेंसी में भी वेरिएशन आ जाएगी। तो जो टेम्परेचर है ये इफेक्ट करता है, द टेम्परेचर
affect the frequency of the oscillator. ये ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करता है। अब इस मसले को हल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज द crystal control oscillators. इस मसले को हल करने के लिए हम क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर्स यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ आरएल एंड आरसी सर्किट्स। इन प्लेस ऑफ RL and RC सर्किट्स। RL और RC सर्किट्स की बजाय क्रिस्टल कंट्रोल जो है ऑसिलेटर्स को यूज करते हैं। अब इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी है ऑसिलेटर की वो कांस्टेंट रहती है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द oscillator remain constant even कि अगर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा, even if the temperature is changing, अगर जो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा, क्योंकि टेम्परेचर जो है बेसिकली ऑसिलेटर की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है। तो अगर हम क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर यूज़ करें तो क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर के केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो टेम्परेचर की चेंजेस के साथ भी चेंज नहीं होती। अच्छा, अब इसके अंदर एक होता है ब्रेक डाउन क्राइटेरियन। तो जो ऑसिलेशन है नॉट बी सस्टेन्ड इफ एट द ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी, तो ऑसिलेशंस को हम सस्टेन नहीं कर सकते अगर ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफर गेन ऑफ द एम्पलीफायर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फीडबैक फैक्टर ऑफ द फीडबैक नेटवर्क आर लेस देन यूनिटी। अगर ये लेस देन यूनिटी हो तो फिर हम ऑसिलेशन को सस्टेन नहीं कर सकते। Oscillations will not be sustained। ठीक है जी, ऑसिलेशंस को आप सस्टेन नहीं कर सकते if at the oscillator frequency, अगर जो ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी है इसके ऊपर द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफर गेन के जो प्रोडक्ट है ट्रांसफर गेन की ऑफ द एम्पलीफायर and the magnitude of the
of the feedback factor, और जो मैग्नीट्यूड है आपके पास फीडबैक फैक्टर ऑफ द फीडबैक नेटवर्क, of the feedback network, जिसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ लूप गेन। is less than unity। अगर ये लेस देन यूनिटी है तो फिर ऑसिलेशंस मेंटेन्ड नहीं रहती। तो जो एलसी ऑसिलेटर्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर। एलसी ऑसिलेटर्स आर यूज्ड at high frequency and RC oscillators are used at low frequency। at low frequency। और आरसी ऑसिलेटर्स जो हैं उनको आप लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। एलसी ऑसिलेटर्स को हाई फ्रिक्वेंसी पर और आरसी ऑसिलेटर्स जो हैं उनको लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर। अब जो हमारे पास होते हैं ये कॉलपिट ऑसिलेटर्स, इनकी फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी जो है वो बड़ी पुअर होती है। तो देखते हैं हम यहाँ पर ड्रॉबैक of Colpit oscillator। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, द स्टेबिलिटी ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ Colpit oscillators is very poor। ये बहुत पुअर है इसकी, क्योंकि ये डिपेंड करती है C1 और C2 के ऊपर, बिकॉज it depends upon C1 and C2। तो ये कैपेसिटेंसेस जो है इनको शंट किया जाता है बाय द स्ट्रे कैपेसिटेंसेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, बट दीज कैपेसिटेंसेस आर शंटेड, यानी इनकी वैल्यू, शंटेड का मतलब होता है वैल्यू को कम किया जाता है बाय द स्ट्रे कैपेसिटेंस। अब सर्किट के अंदर दूसरी भी स्ट्रे कैपेसिटेंसेस लगी होती हैं जो आउटपुट की भी होती है और अमीटर के साथ भी लगी होती है। कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो इसलिए जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होती है वो फिर सेम नहीं होती।
so the output frequency is not same। ठीक है, तो वो जो कैपेसिटेंसेस हैं C1 और C2 इनको शंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रे कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसकी वजह से जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो सेम नहीं रहती। और जो स्ट्रे कैपेसिटेंसेस होती हैं ट्रांजिस्टर की ये भी स्टेबल नहीं होती। द स्ट्रे कैपेसिटेंस of transistor is not stable। और जो ट्रांजिस्टर की कैपेसिटेंस है स्ट्रे कैपेसिटेंस वो भी स्टेबल नहीं होती है। ठीक है जी। तो जो कॉलपिट ऑसिलेटर है इसकी जो फ्रिक्वेंसी की स्टेबिलिटी है वो बड़ी पुअर है। उसकी वजह कैपेसिटर्स, क्योंकि ये डिपेंड करता है C1 और C2 पर। अब ये कैपेसिटर जो इनको शंट तो किया जाता है स्ट्रे कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांजिस्टर से, ठीक है, ताकि जो आउटपुट की फ्रिक्वेंसी है उसको स्टेबल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद जो आउटपुट की फ्रिक्वेंसी है वो सेम नहीं रहती। और जो स्ट्रे कैपेसिटेंस है ट्रांजिस्टर की वो भी स्टेबल नहीं होती कि उसको शंट करने के बाद फ्रिक्वेंसी को किसी हद तक सेम जो है वो रख सके। अब यहाँ पर जो एडवांटेज होता है हार्टली ऑसिलेटर का, ठीक है जी, ये डिसएडवांटेज है और हार्टली ऑसिलेटर जो है उसका एडवांटेज। एडवांटेजेस ऑफ हार्टली ऑसिलेटर्स। अगर हम दो सेपरेट क्वाइल्स की बजाय इंस्टेड ऑफ टू सेपरेट क्वाइल्स L1 एंड L2, अगर हम दो सेपरेट क्वाइल की जगह a single coil of bare wire अगर हम सिंगल क्वाइल जो है बेयर वायर की कैन बी यूज्ड, उसको यूज़ किया जा सकता है, एंड क्वाइल ग्राउंडेड एट डिजायर्ड पॉइंट, एंड क्वाइल इज ग्राउंडेड एट डिजायर्ड पॉइंट, और क्वाइल को ग्राउंड किया जाता है किसी डिजायर्ड पॉइंट के ऊपर। और फ्रिक्वेंसी जो है इसको एडजस्ट किया जाता है बाय वेरिएबल कैपेसिटर। द फ्रिक्वेंसी कैन बी एडजस्टेड बाय द वेरिएबल कैपेसिटर। और फ्रिक्वेंसी को जो वेरिएबल कैपेसिटर है C उसकी मदद से एडजस्ट किया जा सकता है। तो इसलिए इसका एडवांटेज होता है आपके पास हार्टली कॉलपिट कैपेसिटर के मुकाबले में। ठीक है जी, क्योंकि कॉलपिट कैपेसिटर जो है उसके अंदर आप कैपेसिटेंसेस को वेरिएशन नहीं करके उस फ्रिक्वेंसी को स्टेबल नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो है उसका रिस्पांस अनस्टेबल जो है वो आता है। ठीक है, अब मैं ये लेक्चर यहाँ पर एंड करता हूँ। अब क्रिस्टल ऑसिलेटर्स जो हैं वो फिर मैं कल ही स्टार्ट करूँगा। ठीक है, उनको फिर हम डिटेल के साथ जो है वो पढ़ेंगे। तो अभी आज यहाँ पर मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ।